क्लास में। गाइज अगर आप भी देने वाले हैं यूपी बोर्ड से क्लास 10 का पेपर, तो ये क्लास होने वाली है आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साइंस का पेपर। ठीक है, तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है, और अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि निकट दृष्टि दोष निवारण में कौन सा लेंस प्रयोग होता है। निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या अवतल लेंस। तो याद रखिएगा कि निकट के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है और दूर के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम, ओम, मीटर, कूलाम या वोल्ट। तो याद रखिएगा कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है वो ओम होता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कि वैद्युत विभव उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। वैद्युत विभव उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, जनित्र, गैल्वेनोमीटर, एमीटर या मीटर। तो याद रखिएगा कि तीसरे में आपका जो ऑप्शन सही होगा वो ए होगा। वैद्युत विभव उत्पन्न करने की युक्ति जनित्र कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है कि एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है। एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा कितनी होती है, तो 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम होती है। अगला क्वेश्चन आपका है किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुनी करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, किसी तार की लंबाई अगर 3 गुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध क्या होगा, 9 गुना होगा, 3 गुना होगा, 1/9 गुना होगा, 1/3 गुना होगा। तो याद रखिएगा उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा, यानी ऑप्शन का जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपका है कि प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है। ठीक है, प्रिज्म द्वारा जो विचलन होता है वो अधिकतम होता है। तो किसमें अधिकतम होता है आपको बताना है, बैगनी रंग के लिए, हरे रंग के लिए, पीले रंग के लिए या लाल रंग के लिए। तो याद रखिएगा यहाँ बैगनी रंग सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन का जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है कि एक टेस्ला का मान बराबर होता है 1 वीबर प्रति मीटर स्क्वायर, 1 गॉस, 10 की घात -4 वेबर प्रति मीटर या 10 की घात -4 गॉस। तो ऑप्शन यहाँ पर घा सही होगा, 10 की घात -4 गॉस। क्वेश्चन उपखंड खा है, इसका पहला क्वेश्चन है कि एंटीमनी है, एक धातु है, आधातु है, उपधातु है, मिश्र धातु है। तो एंटीमनी क्या है, ये उपधातु है, एंटीमनी उपधातु है। अगला क्वेश्चन है कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है, Ag, Na, Al या Ca। तो Ca हो जाएगा, यानी कैल्शियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो याद रखिएगा लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र PbNO3 का होल ट्वाइस ये होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि क्षारीय विलयन में फिनोल्फ्थालीन सूचक का रंग होता है। क्षारीय विलयन में फिनोल्फ्थालीन सूचक का रंग होता है। 11 में कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा नीला। अगला क्वेश्चन है अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो आप जानते हैं कि जितने भी जो भी चीज़ें जिनका पीएच मान 7 से कम हो वो सब अम्लीय होते हैं, यानी जो भी अम्लीय है उसका पीएच मान हमेशा 7 से कम ही होने वाला है। अगला है खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो NaHCO3। ठीक है, NaHCO3। क्वेश्चन नंबर 14 है कि मानव अमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। मानव अमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है, यानी ऑप्शन खा यहाँ पर सही है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है कि मानव में पाचन तंत्र में सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव पाचन तंत्र में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, इस बात को बताना है। तो याद रखिएगा यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है, यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा आपका खा, यानी कि यकृत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है, कौन करता है, तो यकृत ही है जो अमोनिया को यूरिया में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। क्वेश्चन नंबर 17 है डीएनए का विस्तृत या फिर पूरा नाम क्या है। तो डीएनए का पूरा नाम अगर बात की जाए तो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, यानी ऑप्शन खा सही है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। अगर पूछ लिया जाए आरएनए का तो केवल राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है।
क्वेश्चन नंबर 18 आपका है कि एक संकर क्रॉस का समलक्षणी अनुपात होता है। ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। का खा गा घा इनमें से कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ होता है। कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ होता है तो डीएनए होता है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि विकास की दृष्टि से मानव का सबसे निकटवर्ती क्या है तो बंदर हो जाएगा। इस तरह से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो हमने आपको क्रम से एक करके करवा दिए। इसके बाद में यहाँ से शुरू होता है वर्णनात्मक प्रश्न खंडवा। उपखंड का है पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि श्रेणी क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। देखो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक श्रेणी क्रम और एक समांतर क्रम, दोनों में से एक ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में पूछता है। ठीक है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, तो बहुत ही ध्यान से सारे के सारे प्रश्न को समझने हैं। ठीक है, अब श्रेणी क्रम के लिए सूत्र का निगमन कैसे होगा देखते हैं हम लोग। यहाँ पर आप इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद श्रेणी क्रम में संयोजन हमने लिख लिया। अब हम करना शुरू करेंगे। लिखेंगे कि प्रतिरोध का श्रेणी क्रम में संयोजन इस प्रकार होता है कि प्रतिरोधों को क्रमशः जोड़ा जाए, अर्थात किसी एक प्रतिरोध का सिरा दूसरे प्रतिरोध के एक सिरे से तथा इस प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। ठीक है, यानी जो पहला प्रतिरोध है उसका सिरा दूसरे प्रतिरोध से और जो दूसरा प्रतिरोध है उसका सिरा जो है अगले प्रतिरोध से जुड़ा होता है। तो मान लेते हैं कि माना प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर है वो V1, V2 और V3 है। तब ओम के नियम से हम लिखेंगे, देखो ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा IR1 है ना, और V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3, क्योंकि V1, V2, V3 है तो IR1, IR2, IR3 मान लेंगे। अब क्या करेंगे V1, V2, V3 को हम जोड़ेंगे तो V1 प्लस V2 प्लस V3, तो इसका मान है IR1, इसका मान IR2, इसका मान IR3, तीनों को इसमें भी हमने जोड़ लिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, I तीनों में है तो I जब हम कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, तो वही यहाँ पर लिखा गया R1 प्लस R2 प्लस R3। फिर हमने लिखा कि चूंकि कुल विभवांतर भी है तब V बराबर V1, V2 प्लस V3। अब माना कोई एक ऐसा प्रतिरोध जो विभवांतर भी होने पर परिपथ में I धारा प्रवाहित करने में सहायक होता है, तो यह प्रतिरोध समतुल्य प्रतिरोध R कहलाता है। यानी V बराबर जो होता है आपका क्या होता है IR हो जाएगा। और फिर समीकरण 1, 2 और 3 से जब हम हल करेंगे तो आपको निकलकर फाइनल क्या मिलेगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। और यही होता है श्रेणी क्रम में सूत्र का निगमन, यही होता है श्रेणी क्रम में सूत्र का निगमन। इसके बाद में समझते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है उसमें एक न्यूमेरिकल है जिसको आपको सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल आपके लिए है कि 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सापेक्ष 5 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी गई है। ठीक है, कुछ इस तरह का न्यूमेरिकल है आपके सामने। ठीक है, समझते हैं। बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है, बहुत आसानी के साथ लगाएंगे और इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो सवाल कहता है कि 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, ये 20 सेंटीमीटर किसका मान है, वक्रता त्रिज्या, त्रिज्या मतलब R का मान है। अब आपने पढ़ा है कि F बराबर होता है R/2, आपने पढ़ा है F बराबर होता है R/2। R का मान आपको दिया गया है 20 और बट्टे में करेंगे 2 और काटेंगे तो F बराबर कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। लेकिन जो 10 सेंटीमीटर आएगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। माइनस में क्यों आएगा, क्योंकि ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वस्तु की दूरी यानी F और U ये दोनों मान किस में होते हैं, माइनस में, अर्थात ऋणात्मक होता है। आगे लिखा है कि दर्पण के सापेक्ष 5 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखने पर, कोई वस्तु रखी गई है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। इसका मतलब ये किसका मान है, U का मान है। U बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर। और अभी हमने कहा कि अगर दर्पण अवतल हो तो फोकस दूरी और वस्तु की दूरी दोनों के दोनों किस में होती है, माइनस में होती है। बस आप फार्मूला लगा दीजिए। फार्मूला है 1/f बराबर 1/v प्लस का 1/u। यहाँ भी आपको निकालना है, यानी प्रतिबिंब की दूरी आपको निकालना है ना।
तो देखो 1/f इसका मान दिया गया है 1/-10, 1/-10 और 1/, भी लिखा है, प्लस 1/u। तो u का मान जो है आपको कितना पता है, 1/-5 पता है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखो अब क्या करेंगे कि इनको हम बराबर के इस तरफ ले आएंगे, इनको हम बराबर के इस तरफ ले आएंगे। ठीक है, या फिर आप इसको इस तरफ ले आओ तो 1/- का भी हो जाएगा। ये बराबर के इधर आया, माइनस का भी हुआ, ये अपने ही जगह पर है, और ये इधर आ जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। फिर लिखेंगे 1/भी। अब इसको हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10×1 10 और ये 5×1 5, ये माइनस में होगा क्योंकि ये माइनस में है, और 10×5 50। ठीक है, फिर लिखेंगे -1/भी। ये 10 में से 5 अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। कितना बचेगा, 5 बचेगा। और बटे में कितना बचेगा, 50। तो 5 10 में 50, 1/भी इक्वल टू 1/10, और क्रॉस गुणा कराएंगे तो भी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। भी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला आपको दिया गया है कि यदि वस्तु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 एवं 3/2 है, तो जल के सापेक्ष यानी जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक बताना है। किसका अपवर्तनांक बताना है, जल का। किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष। ठीक है, तो जल का बताना है और किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष। ठीक है, तो करना क्या है आपको कि एकदम आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, जल का कांच के सापेक्ष, तो जल का मान आप वैसे ही लिखिए, यानी 4/3 दिया गया है, 4/3 और गुणे लगाओ। अब किसके सापेक्ष निकालना है, तो निकालना किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष। तो कांच के सापेक्ष निकालना है तो इसका मान 3/2 जो दिया गया है इसको पलट कर लिख दो, यानी 2/3। ठीक है, यही करना होता है। समझ में आई बात, पलट करके मान को लिख देना होता है। गुणा कराएंगे तो 4 दूनी 8, और ये 3 का गुणा 3 से होगा, 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9। ये हो जाएगा। भाग करना चाहे दशमलव में भाग कर सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल आसान सा तरीका है। ठीक है, कि जल तथा कांच के सापेक्ष पूछा गया है तो जल का कहा गया है तो जल का मान वैसे ही लिखेंगे, कांच के सापेक्ष कह रहा है उसका मान आप पलट कर लिख देंगे, गुणा कर देंगे, आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपका है कि एक मानव नेत्र के प्रमुख भागों का वर्णन कीजिए। मानव नेत्र के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं, उनका वर्णन करना है, यानी कुछ भागों के वर्णन करने हैं, कुछ पार्ट के बारे में आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है, चलिए हम बताते हैं आपको। हमने लिख रखा है कि मानव नेत्र जो है, मानव नेत्र के कैमरा है कह सकते हैं। ठीक है, इसके द्वारा फोटो कैमरे की भांति वस्तुओं के वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनते हैं। ठीक है, मानव नेत्र का गोलक, हेडिंग हमने डाला मानव नेत्र का गोलक, तो लिखेंगे कि यह लगभग गोलाकार पिंड है जो सामने के भाग को छोड़कर चारों ओर से दृढ़ अपारदर्शी परत से ढका रहता है और इसके प्रमुख अवयव निम्नलिखित हैं। पहला पार्ट है दृढ़ पटल तथा रक्तक पटल। तो लिखेंगे कि नेत्र गोलक की बाहरी अपारदर्शी कठोर परत को दृढ़ पटल कहते हैं, ये श्वेत होता है। उसके बाद में अगला है कार्निया। नेत्र गोलक के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ तथा पारदर्शी होता है, इसे कार्निया कहते हैं। प्रकाश इसी भाग से नेत्र में प्रवेश करता है। फिर हमने अगला पार्ट लिखा आइरिस। आइरिस क्या होता है, कार्निया के पीछे की ओर रंगीन यानी काली भूरी अथवा नीले अपारदर्शी झिल्ली का एक पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। इसके बीच में एक छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं। अगला क्वेश्चन है नेत्र लेंस। तो पुतली के पीछे पारदर्शी ऊतकों का बना द्विउत्तल लेंस होता है जिसके द्वारा बाहरी वस्तुओं का उल्टा छोटा तथा वास्तविक प्रतिबिंब लेंस के पीछे दृश्य पटल पर बनता है। तो ये इस तरह से हमने मनुष्य के नेत्र के कुछ महत्वपूर्ण अंग के बारे में लिख रखा था जो हमने आपको बता दिया। ठीक है, इसके बाद में आपको हम अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि संक्षारण किसे कहते हैं, धातुओं की संक्षारण रोकने के 2 विधियां लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, संक्षारण वाला क्वेश्चन। तो वैसे तो आप जानते हैं कि किसी भी वस्तु का अपने ही जगह पर
नष्ट हो जाना नमी और वायु की वजह से संक्षारण कहलाता है। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि नम वायु के संपर्क में आने पर सतह की धातु का क्षरण संक्षारण कहलाता है। और लोहे की संक्षारण से सुरक्षा करने के लिए निम्न विधियां प्रयुक्त करते हैं, जैसे कि पेंट लगाकर, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर आदि। ठीक है, ऐसे आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। इसके बाद में आपका जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए लिखा है खनिज व अयस्क को उदाहरण सहित बताइए। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खनिज और अयस्क। तो बात करते हैं खनिज की, तो प्रकृति में यानी पृथ्वी के अंदर धातुएं और उनके यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं वही खनिज है। जैसे पृथ्वी के अंदर क्या है, लोहा है, कोयला है, डीजल, पेट्रोल है, ये सब क्या है, पृथ्वी के अंदर से पाया जाता है। और पृथ्वी के गर्भ से यानी भूगर्भ से जो भी चीज़ें हमको मिलती हैं वो सब के सब खनिज कहलाती हैं। बात कर लेते हैं अयस्क की, तो जिस खनिज से किसी धातु को प्रचुर मात्रा में या कम व्यय पर आसानी से प्राप्त किया जाए वो जो है अयस्क कहलाता है। जैसे एल्यूमिनियम हो गया, जैसे बॉक्साइट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपने पढ़ लिया खनिज और अयस्क के बारे में। अगला क्वेश्चन आपका है कि ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्या है। एसिटिक अम्ल की 4 अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण देना। ग्लेशियल एसिटिक अम्ल ये समझते हैं क्या है। तो बात करते हैं ग्लेशियल एसिटिक अम्ल की, तो आसुत द्रव में 50 से 60% एसिटिक अम्ल होता है। इसमें कास्टिक सोडा विलयन मिलाने से सोडियम एसीटेट बनता है। समीकरण आप लिखेंगे CH3COOH प्लस NaOH गिव्स आउट CH3COONA प्लस H2O। ठीक है, यानी सोडियम एसीटेट। इसे ठंडा करने से सोडियम एसीटेट के क्रिस्टल यानी कि ये आपको याद कर लेना है CH3COONaH2O प्राप्त होते हैं। इतनी सी बात आपको लिख देनी है, इतनी सी बात आपको लिख देनी है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ठीक है, अच्छा कुछ पॉइंट और हमने लिख रखे हैं, अगर आप और इसे बढ़ाकर लिखना चाहें तो जैसे यहाँ ये भी लिख सकते हैं। ये शुद्ध अम्ल जो कि क्या करता है कि 16.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे ताप पर ठंडा करने पर बर्फ के समान जम जाता है और यही ग्लेशियल की तरह दिखाई देता है। ठीक, अगर एक दो अभिक्रिया आप और लिखना चाहें तो जैसे हमने और लिख रखा है कि हाइड्राजोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया, जैसे जब एसिटिक अम्ल और हाइड्राजोइक अम्ल यानी N3H को ठंडे सांद्र यानी H2SO4 के साथ हिलाते हैं तो मेथिल एमीन बनता है। ठीक है, अभिक्रिया की बात कर लें तो CH3COOH प्लस N3H गिव्स आउट में CH3NH2 और प्लस CO2 प्लस N2। ठीक है, ये हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं कि फेन उत्प्लवन विधि के बारे में बताना है। थोड़ा सा फेन उत्प्लवन विधि के बारे में समझ लेते हैं। फेन उत्प्लवन विधि की बात करें तो आप लिखेंगे कि तांबे का प्रमुख अयस्क कॉपर पायराइट यानी CuFeS2 है। कॉपर पायराइट के अतिरिक्त कॉपर के 2 प्रमुख अयस्क कॉपर ग्लांस यानी Cu2S और तथा क्यूपराइट यानी Cu2O है। कॉपर का निष्कर्षण की अगर बात कर लें तो कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः सल्फाइड अयस्कों से किया जाता है और कॉपर पायराइड यानी CuFeS2 कॉपर का प्रमुख सल्फाइड अयस्क है। ठीक है, कॉपर सल्फाइड से कॉपर प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम अयस्क के बड़े बड़े टुकड़ों को हथौड़ा से पीटकर तथा दलित द्वारा या स्टैम्प मिल के प्रयोग से एक महीन चूर्ण के रूप में प्राप्त कर लेते हैं और यही क्रिया क्या कहलाती है, फेन उत्प्लवन विधि कहलाती है। यही क्रिया क्या कहलाती है, फेन उत्प्लवन विधि कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं, आनुवांशिकता। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है कि आनुवांशिकता किसे कहते हैं, मेडल के पृथक्करण नियम की व्याख्या कीजिए। के साथ तब तक आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।